हेलो स्टूडेंट, हम 8th क्लास की आपका हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है हम उसके नेक्स्ट पार्ट के विषय में बात कर रहे हैं, जिसमें अब हम बात करेंगे मैसूर राजवंश के विषय में। जो कि टीपू सुल्तान है वो काफ़ी प्रतापी शासक रहा है मैसूर वंश का। यहाँ पे शेर मैसूर है वो टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया, शेर मैसूर को। तो यहाँ किस प्रकार से अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया है, किस तरह से अंग्रेज़ों को पराजित किया है, विवश किया है दक्षिण में, जो अपना व्यापार को जो बढ़ा रहे थे उसे रोकने में। जब कंपनी को अपने राजनीतिक आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया कि आर्थिक हितों में जो क्या है उन्हें टकराव का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जो क्या है वो लड़ने के लिए भी तैयार हैं। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है, क्योंकि मैसूर है उनके आर्थिक हितों में काफ़ी उनके जो टकराव हो रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश की गई है मैसूर राजवंश के द्वारा। हैदर अली जिसने मैसूर वंश की जो नींव रखी है, उसने जो शासन किया है 1761 से 1782 तक, उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान ने 82 से 1799 तक शासन किया है। शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर यहाँ रहा है। मालाबार तट की हम बात करते हैं पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, क्योंकि इनकी मांग रही है यूरोपीय देशों में काली मिर्च और इलायची की। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात उन्होंने रोक दिया। जो कालीगढ़ जो उधर जो बंदरगाहें रही हैं, न्यू बेंगलोर की बात करते हैं, कोच्चि की बात करते हैं, जो केरल और कर्नाटक की जो बंदरगाहें रही हैं या गोवा की, उधर से उनका व्यापार है रोका गया है। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध किए। ये अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी ने से व्यापार जो फ्रांसीसी कंपनियों के साथ व्यापारिक संबंध रखना चाहता था और उनकी मदद करने में जो क्या है उन्होंने मदद भी की है, और फ्रांसीसी जो कंपनियां रही हैं उनकी मदद भी इसने ली है सेना को आधुनिकीकरण में। टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें तो उसमें इन कदमों में अंग्रेज़ जो क्या है आग बुगला हो जाते हैं कि वो जो फ्रांसीसियों की मदद कर रहे हैं। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता है कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और उन्हें कुचलना ज़रूरी है। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के 4 युद्ध लड़े गए, 1767 से 69 तक, 67 to 69, 80 to 84, 90 to 92 और 1799 में जो क्या है इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, जो आपका चौथा युद्ध रहा है। श्रीरंगपट्टनम का आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली है। चौथे युद्ध में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बौड़िया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि है वो थोप दी गई। सहायक संधि में हमने देखा था कि उनके जो क्या अपनी एक टुकड़ी है वो रखनी पड़ी है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है टीपू सुल्तान से संबंधित कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। जनश्रुति है जो लोगों द्वारा सुनी होती हैं। प्रचलित किस्सों में उसकी ताकत का खूब यशगान किया गया। 1782 में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के बारे में कहा गया है कि जब वे भारत फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने जाते हैं तो वहाँ एक शेर उनके सामने आ जाता है और उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया तो कटार भी जो उनकी ज़मीन पर गिर जाती है। जो तलवार का हो, बरछा का हो, कटार का हो, फिर भी टीपू ने नहीं आते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी वजह से उन्हें शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। और उनका जो झंडा होता था जो राजवंश का, उसे शेर का होता था। यहाँ खिलौना जो शेर के तौर पे दिखाया गया है, जिसे अंग्रेज़ अपने साथ ले गए थे। यहाँ एक हैंडल लगा हुआ है पूंछ के साथ ही, तो उसको घुमाते हैं तो शेर से दहाड़ने की आवाज़ आती है और अंदर से एक सिपाही के चीखने की आवाज़ आती है। तो खिलौना लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी रंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अंग्रेज़ जो क्या उस खिलौने को अपने साथ ले जाते हैं। वो बातें यहाँ कही गई हैं।
मराठों से जो उनकी लड़ाइयाँ हैं जो जो लड़े गए हैं 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचती है मैसूर वंश के बाद। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है 1761 में, तो ये वो मराठों का युद्ध रहा है। उसके बाद से अंग्रेज़ भारत में और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो उन्होंने मराठों को राज्यों को कई भागों में बांट दिया। तो बागडोर, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले आदि राजवंशों के हाथों में अंग्रेज़ों के द्वारा सौंप दी गई। और उसके बाद जो इसमें कहता है कि जो सरदार या पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य को पेशवा या राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख है जो होता था वो पुणे में रहता था। महाजी, सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा जो राजनीतिक हुए हैं। एक के बाद कई युद्ध कंपनी के साथ उन्होंने लड़े हैं और मराठों को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे 1782 में सालबाई संधि के साथ ख़त्म हुआ जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध है 1803 और 5 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाते हैं। तो फिर तीसरा अंग्ल मराठा युद्ध होता है वो आपका 1817 और 19 में लड़ा जाता है। मराठों की ताकत को पूरी तरह यहाँ समाप्त कर दिया जाता है और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर उत्तर प्रदेश में जो क्या है बेठर में पेंशन पर भेज दिया जाता है। और विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का जो वर्चस्व हो जाता है। दक्षिण भारत की बात अगर करते हैं तो इसमें सर्वोच्चता की दावे की बात आ जाती है। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी जो उसका क्षेत्रीय विस्तार है उसको बढ़ाना चाहती है, आक्रामकता के साथ आगे रखना चाहती है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसने जो गवर्नर जनरल रहे 1813 से 1823 तक, सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरू की गई। कंपनी का दावा है कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। और यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती रही है। वो बात यहाँ रहती है, हमें देखने को मिलती है। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ों ने कित्तूर कर्नाटक में छोटे राज्यों का कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो यहाँ पे एक रानी जो चेन्नम्मा रही है ने हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। जो कित्तूर की रानी कौन रही है? रानी चेन्नम्मा। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 1829 में उन्हें जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली में करीब एक चौकीदार रैना ने प्रतिरोध जारी रखा है। कौन से थे वो? रैना। चौतरफा समर्थन और सहायता में उन्होंने बहुत सारी ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और 1830 में उन्हें भी फांसी पर लटकाया गया है। प्रतिरोध के कई ऐसे उदाहरण आप किताबों में आगे भी पढ़ोगे जो अंग्रेज़ों का प्रतिरोध उन्होंने किया है। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम की भारत में अपने चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1832 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने 1847 में सिंध भी कब्जे में आ गए। इससे पंजाब की बारी थी जहां महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार उन्होंने पंजाब को भी 1849 में अपने नियंत्रण में ले लिया है। आगे हम अंग्रेज़ों की विलय की नीति के विषय में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।